वैभव का परिवार एक मॉडर्न ख्यालातों वाला परिवार था, जहाँ पहले भी लव मैरिजेस हो चुकी थी। तो वैभव को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने से कौन मना करता। पर अपने बड़ों की इज्जत रखते हुए वैभव अपने माँ बाप से इस बात की इजाजत लेना चाहता था। एक रोज जब सभी चाय पीने बैठे हुए थे, वैभव अपनी माँ से कहता है, मम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कहो ना बेटा, पैसे चाहिए क्या? नहीं मम्मी, वो मुझे ना एक लड़की बहुत पसंद है। हम पिछले 5 सालों से दोस्त हैं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये हुई ना बात, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सरिता जी। अच्छा हुआ बेटा तूने लड़की देख रखी है, वरना इस उम्र में मुझसे भागा दौड़ी नहीं हो पाती। फिर क्या था, वैभव का रिश्ता उसकी गर्लफ्रेंड रमा से तय हो जाता है। उसके घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। दिन गुजरते समय नहीं लगता और शादी का वो दिन भी आ जाता है। शादी के मंडप में रमा वैभव के बगल में बैठी हुई थी। और कितनी देर वैभव? भूख से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं यहीं उल्टी कर दूंगी। ओ गॉड, रमा मैं तो भूल ही गया था कि भूखे रहने से तुम्हारे सर में दर्द होता है। अब मैं क्या करूं? अब पंडित जी जरा जल्दी मंत्र पढ़िए ना। देखो देखो सरिता, अपने बेटे को पहले कितना शर्मीला बनता था और अब शादी की इतनी जल्दी है कि पंडित जी को ही जल्दी मंत्र पढ़ने को कह रहा है। अरे वैभव, अब रमा तुम्हारी हो गई है, कोई उसे तुमसे छीन कर नहीं ले जाने वाला। बिल्कुल वैभव, अब शादी के फेरों में टाइम तो लगेगा ही। जहां इतनी देर इंतजार किया है, कुछ घंटे और सही। और फिर क्या, फेरे तो अपने ही वक्त से शुरू होते हैं। पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, जैसे जैसे फेरे बढ़ते जा रहे थे, रमा के सर का दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। और जैसे ही 7वां फेरा खत्म होता है, रमा वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। हर तरफ भागा दौड़ी मच जाती है। आखिरकार होने वाली दुल्हन बेहोश हो गई थी। सभी भागकर उसके चेहरे पर पानी डालकर उसे होश में लाते हैं। पंडित जी, अब 2 मिनट में सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म खत्म कीजिए, या फिर मैं उसे ऐसे ही सिंदूर और मंगलसूत्र पहना देता हूँ, फिर जाकर रमा कुछ खा पाएगी। हाँ हाँ पंडित जी, लगता है बच्ची का ब्लड प्रेशर लो हो गया है। 2 मिनट के अंदर अंदर सारी बची हुई रस्में पूरी की जाती है और वैभव फौरन रमा को खाना खिलाता है। दोनों दुल्हा दुल्हन अपने घर की चौखट पर गृह प्रवेश के लिए खड़े हो जाते हैं। एक बार ये सर का दर्द मुझे चढ़ जाता है ना, फिर रुकता ही नहीं। और तुम्हें तो कोई दवाई भी सूट नहीं करती। हे भगवान, तुम्हारी तबीयत कहीं ज्यादा बिगड़ ना जाए। एक हाथ से अपना सर पकड़े रमा सारी रस्में पूरी करती जाती है। चलो बहू, अब इस कलश को मैं नीचे रखती हूँ, इसे लात मारकर इस घर में प्रवेश करो। सरिता कलश रखने के लिए नीचे झुकती है। सर दर्द के कारण रमा का ध्यान तो वहां था ही नहीं। वो ये भी नहीं देखती कि उसकी सास नीचे ही बैठी हुई है। वो सीधा हवा में लात चला देती है और उसकी लात कलश को ना लगकर वहीं बैठी उसकी सास की ठोडी पर धम से लग जाती है। अरे राम रे, बहू ने तो आते ही सरिता के मुंह पर तमाचा मार दिया। क्या सरला भाभी, आप भी कुछ भी बोलती है। तमाचा कहाँ मारा है, बहू ने लात मारी है बस। रमा, ओह गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? आई एम सॉरी मम्मी। उफ, मेरा सर। तुम मम्मी का ध्यान रखो वैभव, मैं कमरे में सोने जा रही हूँ। और कुछ इस तरह रमा अपने ससुराल वालों के सामने इंट्रोड्यूस होती है। किसी तरह वैभव अपनी माँ की ठोडी पर मलहम लगाकर उन्हें ठीक करता है। अगली सुबह रमा समय से उठकर साड़ी पहनकर सभी के सामने आती है। तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी क्या बेटा? कैसी हो अब? हाँ पापा, कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम, बट नींद हो गई ना, नाउ आई एम गुड। मैं जाकर रसोई की तैयारी करती हूँ। आफ्टर ऑल आज मेरी पहली रसोई है, क्यों, है ना वैभव? हाँ, बट जरा ध्यान से। हाँ रमा। बड़े जोश के साथ रमा किचन में जाती है।
भाग भाग कर सब्जियों को धोती है, काटती है। टाइम तो लग ही जाता है भाई काम करने में। खैर सब तो हो ही गया है, बस आटा गूंथ लेती हूँ। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, जिसे देखकर सभी कल जो हुआ था उसे भूलने लगे थे। और ये क्या था? जैसे ही रमा आटा गूंदना शुरू करती है, उसकी कलाई में मोच आ जाती है। रमा की आवाज सुनकर सभी रसोई में भागते हुए आते हैं। मुझे लगा ही था तुम फिर कुछ ना कुछ कर लोगी खुद को। अब चलो, मैं तुम्हारे हाथ में क्रैप बैंडेज बांध देता हूँ। हाँ बहू, तू जा आराम कर। तूने जो सब्जी काटी है ना, हम उसे ही तेरी पहली रसोई मानकर टेस्ट कर लेंगे। ये क्या बात हुई सरिता? ये कैसी बहू लेकर आई है तू? कल तेरी ठुड्डी तोड़ दी, आज खुद की कलाई मोड़ ली। लगता है पहले मुक्केबाज थी। मैं तो शादी की बची हुई सब्जी और पुड़िया खा लूंगा। मुझे ये गर्मा गर्म खाने की बुरी आदत नहीं है। आप अपना देख लीजिए। बेचारी सरिता अपनी बहू के आने के बाद भी फिर से रसोई में जाकर खाना बनाती है। कुछ देर बाद रमा वापस से अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। रमा, लेट हो रहा है, तुम पहले खाना खा लो, वरना फिर से तुम्हारा सर दर्द शुरू ना हो जाए। सरिता अपनी खाने की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखकर पानी लेने अंदर जाती है और वैभव इसी प्लेट से रमा को खाना खिला देता है। और ये सब देखकर सोहन लाल जी हंसते ही जाते हैं। कुछ दिन तो सरिता सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, पर 1 महीने बाद जब उससे सहा नहीं जाता तो वो दिन भर अपनी बहनों को फोन लगाकर अपनी बहू की चुगलियां करती रहती। अरे क्या बताओ मंजू, आजकल की बहुओं का क्या है, जरा सा आटा गूंद लिया तो हाथ में मोच आ गई। खाना वक्त पर ना खाओ तो सर में दर्द हो जाता है। हम तो मानो भेड़ बकरी है ना, इस तरह हमने अपना शरीर पोसा होता फिर तो चल जाता संसार। ये सब रमा सुन लेती है और उसे बड़ा दुख होता है। वो सीधा झाड़ू उठाकर हॉल में जाती है और झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। वो जैसे ही सोफे के नीचे झाड़ू घुमाती है, उसकी पीठ में मोच आ जाती है और रमा वैसी की वैसी ही खड़ी रह जाती है। अरे सरिता, इस छुई मुई से क्यों काम करवाने लगी? देख इसे क्या हो गया है। अगर इसे कुछ हो गया तो वैभव को कौन संभालेगा? बेचारी रमा जब भी कुछ करने जाती उसे कुछ न कुछ हो जाता। ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं करना चाहती थी, पर उसके साथ क्या हो रहा था ये तो आप सब देख ही सकते हैं। इसी तरह एक दिन विमला सरिता के घर आती है। और सरिता बहू कैसी है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? पिछली बार जब बात हुई थी तो शायद उसकी कलाई में मोच आई हुई थी। मेरी बहू ना कभी ठीक नहीं रहती विमला, बस ज्यादा बीमार या कम बीमार रहती है। आपको लग रहा होगा कि हर कहानी की तरह इस कहानी में भी बहू कुछ अच्छा करेगी और सभी के सामने एक अच्छी बहू साबित हो जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला था। यहाँ तो रमा की दोस्ती अपने ससुर जी से हो गई थी। जो ताने रमा को सुनने पड़ते वो सोहनलाल की हंसमुख बातों से रमा भूल जाया करती। पर सारे काम का बोझ खुद पर आ जाने के कारण सरिता बड़ी चिड़ी चिड़ी से रहने लगी थी। एक रात सभी के साथ रमा भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है। एक रोटी मांग लूं क्या? पर मम्मी से काम करवाना ठीक भी तो नहीं लगता वैभव। तभी वहां गुस्से में सरिता आकर कहती है, जिसे देखो फरमाइशी करता रहता है। अरे मुझसे नहीं होता अब काम। मैं भी वही कह रही थी मम्मी जी, एक कुक रख लेते हैं या मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कब तक आप काम करेंगी? अरे ना बाबा ना, तू नहीं। और ये कुक एक बार खाना बनाकर रख देती है, फिर दिन भर उसे गर्म करके खाना पड़ता है। वैभव को ऐसे गर्म किए हुए खाना खाने की आदत नहीं है। मम्मी, तुम कुक रखना नहीं चाहती, रमा से काम हो नहीं पाएगा और अकेले तुम कब तक काम करोगी? छोड़ो, तुम बैठो, अब रसोई मैं संभालूंगा। हाँ आपने सही सुना, वैभव कोई मजाक नहीं कर रहा था। उससे रमा का दर्द देखा नहीं जाता था और माँ के प्रति भी उसके कुछ फर्ज थे। इसलिए वैभव घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ही ले लेता है और अपने ऑफिस के आधे काम को रमा पर सौंप देता है। रमा उसके ऑफिस का काम कर दिया करती और वो
घर का काम कर लिया करता। वैभव की जिंदगी की कहानी बाकी शादीशुदा जोड़ों से जरा अलग निकली, पर निकली मजेदार। और हो भी क्यों ना, आखिरकार रमा को पसंद भी तो उसी ने किया था। दोपहर के समय काम्या टीवी देखते देखते बोर हो जाती है, तो अपनी बोरियत दूर करने वो अपनी देवरानी अनुषा के कमरे में जाती है, जहां अनुषा फोन में देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या बात है अनुषा, बड़ी मुस्कुरा रही हो, देवर जी से चैटिंग कर रही हो क्या? अरे दीदी आप आइए ना, बैठिए। आपके देवर को ऑफिस के काम से फुर्सत हो तब मुझसे बात करें ना। मैं तो अपनी कुछ पुरानी फोटोज देख रही थी। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं अपनी देवरानी की फोटो, कैसी दिखती थी तुम पहले? हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठिए ना दीदी। मैं अभी हम दोनों के लिए बढ़िया सी कड़क चाय और पकोड़े बना कर लाती हूँ। क्या बात है, बिल्कुल बना लाओ। वैसे ना मैं बहुत बोर हो रही थी, चाय पकौड़ों के साथ थोड़ी गपशप हो जाएगी। अब बैठिए, मैं अभी आई। अनुषा रसोई में चली जाती है और उसका फोन ऑन था, इसलिए काम्या उसके फोन में फोटो देखने लगती है। स्वाइप करते हुए अपनी देवरानी की एक फोटो देखकर काम्या दंग रह जाती है, क्योंकि उस फोटो में अनुषा अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करती हुई दिखाई दे रही थी। ओहो, तो देवरानी जी पीती भी हैं। काम्या, ये फोटो तो तेरे बहुत काम आने वाली है। बस फिर क्या था, काम्या उस फोटो को व्हाट्सएप पर खुद को भेज देती है। कुछ ही देर में अनुषा चाय पकोड़े लेकर आ जाती है। दोनों देवरानी जेठानी बैठकर बातचीत करने लगती है। रात के समय सभी परिवार के लोग खाना खाते हैं। दाल तो आज बहुत बढ़िया बनाई है, खाकर मजा ही आ गया। सही कह रहा है बेटा, छोटी बहू की बनाई दाल की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। अरे थोड़ी दाल मुझे भी दे दो। पापा जी ये सब्जी लीजिए ना, बहुत चटपटी बनाई है मैंने। नहीं नहीं नहीं, बड़ी बहू मुझसे ना तीखा पचाया नहीं जाता, उम्र हो गई है ना इसलिए। लीजिए पापा जी दाल। वैसे भी मैंने दाल थोड़ी ज्यादा ही बनाई थी, आप सबको पसंद जो है। ये अच्छा किया, हमें तुम्हारे हाथ की बनाई दाल बहुत पसंद है। बिल्कुल, बड़ी बहू कुछ सीख अपनी देवरानी से, क्योंकि तू तो जब भी दाल बनाती है उबाल कर रख देती है बस। ये बात सुनकर काम्या का मुंह बनना ही था, क्योंकि उसकी देवरानी की वाहवाही जो हो रही थी। अब कुछ देर में सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। वीरेंद्र तो सो जाता है, लेकिन काम्या जगती रहती है और अपने फोन में अनुषा के उस फोटो को देखते हुए कहती है, बहुत वाहवाही लुट रही थी ना देवरानी जी। अब इस फोटो को देखने के बाद तुम सबसे कैसे नजरें मिलाओगी, मैं भी देखती हूँ। काम्या अनुषा के उस फोटो को फैमिली ग्रुप में देवरानी बिगड़ गई का मैसेज लिखकर भेज देती है। अगली ही सुबह अनुषा अपनी सास को चाय देने जाती है तो रजनी उसे घूरने लगती है। माँ जी ये लीजिए चाय, बिल्कुल आपकी पसंद की, कम शक्कर ज्यादा चाय पत्ती। मेरी पसंद की चाय क्यों बहू, अपनी पसंद की विस्की ही ले आती। विस्की? माँ जी आप भी ना सुबह सुबह मजाक करने लगी। मुझे फालतू में मजाक करने का शौक नहीं है। नास पिटी, मजाक तो तेरे कारण पूरे घर का बन रहा है। माँ जी क्या कह रही हैं आप, मैंने क्या किया है? बहू ये नाटक मत कर, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अनुषा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके सास ससुर किस बात को लेकर उससे नाराज थे। तभी उसकी जेठानी काम्या और जेठ वीरेंद्र वहां आते हैं। देवरानी बिगड़ गई है माँ जी, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि ये पीती भी हैं, और वो भी सबसे छुप कर। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? ये जो कह रही है वो अपने फैमिली ग्रुप में देख लो, तुम्हारी इस हरकत के कारण सभी रिश्तेदार बातें बना रहे हैं। तभी अनुषा अपना फोन देखती है और उसमें अपनी फोटो देखकर दंग रह जाती है। माँ जी, पापा जी ये फोटो तो शादी के बाद गोवा वेकेशन की है, यहाँ तो मैं आपसे पूछ कर गई थी। अरे लेकिन खुलेआम पीने के लिए तो नहीं पूछा था तुमने घर वालों से। बहू तूने तो नाक कटवा दी हमारी। पर माँ जी मेरी बात तो सुनिए। पर कोई भी अनुषा की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसकी वो फोटो देखकर सभी उसे बहुत बिगड़ी हुई समझने लगे थे। इस बात के चक्कर में वो काम्या पर भी फोटो को ग्रुप में डालने को लेकर कुछ नहीं कहते। अगले दिन सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी अनुषा आती है।
क्या बात है, आज आप लोग बहुत जल्दी खाना खा रहे हैं। चलिए अच्छा है, समय से खाकर समय से सोना सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं भी खाना खा लेती हूँ। रजनी, मेरा खाना कमरे में ले आना। मैं यहाँ बैठकर खाना नहीं खा सकता। जी आप चलिए, मैं अभी लाती हूँ। सुनिए जी, आप भी कमरे में चलिए, मैं थोड़ी और रोटियां सेक लेती हूँ। आज जल्दी ले आना, मैं थक चुका हूँ और भूख भी लगी है। अरे पर आप लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं, सुनिए तो। अनुषा के आते ही सब खाने पर से उठकर चले जाते हैं। कोई उसके साथ खाना नहीं खाता। अनुषा को बहुत बुरा लगता है। अब इस तरह परिवार वाले अनुषा से अलग अलग रहने लगते हैं, साथ ही उसे ताने भी देते हैं, जिसके कारण उसे घर में अकेले होने का एहसास होने लगता है। कुछ दिनों बाद उसका पति विवेक अपने बिजनेस ट्रिप से घर लौटता है तो अनुषा को कमरे में रोता हुआ देखता है। अरे अनुषा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ दिनों के लिए ही तो तुमसे दूर गया था और अब लौट भी आया हूँ। वो बात नहीं है, मैं तो अपनी गलती के कारण रो रही हूँ। क्या बात है, बताओ मुझे। अनुषा विवेक को सारी बात बताती है और वो फोटो भी दिखाती है। इतनी सी बात के लिए घर वाले तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अगली सुबह सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी विवेक शराब की बोतल हाथ में लेकर आता है और एक पैक बनाने लगता है। कोई कुछ नहीं कहता, सभी हैरानी से देखते रहते हैं। माँ, मैं पैक बना रहा हूँ, आप कुछ कहेंगे नहीं? कैसे कहेंगे, मैं तो मर्द हूँ, मैं पी सकता हूँ ना। आप लोग मुझसे बात करना थोड़ी ना बंद कर देंगे, है ना? तुझे हुआ क्या है? क्यों ऐसी बात कर रहा है? मुझे नहीं, आप लोगों को क्या हुआ है जो आप लोग अनुषा की एक फोटो को लेकर उसे बिगड़ा हुआ समझकर उससे बात नहीं कर रहे? देवर जी, ऐसे बाहर जाकर पीना तो कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तो किसी की फोटो को फैमिली ग्रुप में डालकर उसका मजाक बनाना भी नहीं है। और आप लोगों ने अनुषा को गलत मान लिया, लेकिन भाभी को ये सब करने की क्या जरूरत? उसके लिए किसी ने उन्हें नहीं डांटा। आप शांत हो जाइए, क्यों मेरी वजह से आप ये सब बोल रहे हैं? क्योंकि इनका बर्ताव गलत है। माँ पापा, मैंने पी तो आपको कोई दिक्कत नहीं, और अनुषा ने पी तो आपने उस बात का बवाल कर दिया, और वो भी बस एक फोटो देखकर। और बात पीने की है तो भाभी, क्या आपने कभी नहीं पी? विवेक की ये बात सुनकर काम्या अपनी नजरें झुका लेती है और सभी को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं सभी ने मिलकर अनुषा के साथ गलत बर्ताव किया, इसलिए सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। अनुषा, मुझे माफ कर दो। अगर मैं वो फोटो नहीं भेजती तो शायद ये सब नहीं होता। ये सब मेरी गलती है। हाँ बहू, हमने बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया, हमें माफ कर दे। सभी के माफी मांगने पर अनुषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें माफ कर देती है। दिसंबर की कड़ाके की ठंड, जहाँ सबकी हालत ठंड से खराब है, वहीं बिंद्या सोचती है, ठंड आ गई है, बिना गर्म पानी के काम कैसे चलेगा। इतना बड़ा परिवार है, इस साल हीटर तो लेना ही होगा। तभी वहां संजय आता है और बिंद्या के चेहरे को देखकर कहता है, क्या हुआ ठकुराइन, किस चिंता में खोई हुई हो? ठंड आ गई है तो गर्म पानी की दिक्कत हो जाएगी, ऊपर से आनंद की शादी सर पर है। तुम टेंशन मत लो, आज ही मैं हीटर ले आता हूँ। सब रिश्तेदार आएंगे तब तुम हीटर निकालना। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, कल ही सब आना शुरू हो जाएंगे। रात को संजय हीटर ले आता है। हीटर देखकर सब खुश हो जाते हैं। सबकी खुशी देखकर बिंदिया की पड़ोसन कहती है, ये हीटर है, कोई नई दुल्हन नहीं। सब ऐसे खुश हो रहे हो जैसे नई दुल्हन आ गई हो। अरे दुल्हन आना अभी बाकी है। आंटी जी, हमारे लिए हीटर किसी नई दुल्हन से कम थोड़ी ना है। बड़ी मुश्किलों से इसके दर्शन हुए हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, आज तक हीटर छूने क्या, देखने तक को नहीं मिला है। इससे ज्यादा खुशी मुझे क्या ही हो सकती है। पड़ोसन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, पहली बार ऐसा देखा है, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। इतना कहकर पड़ोसन चली जाती है। इधर बिंदिया के घर में सब एक एक करके हीटर अपने हाथ में लेते हैं और प्यार भरी आंखों से देखते हैं। कल तो गर्म पानी से नहाऊंगा मैं। एक हफ्ते के बाद कल नहाने को मिलेगा। अरे बेशरम, अब तेरी शादी है, तुझे अब रोज नहाना है। अब तुझे ही तो दिखना है। इस हीटर का उद्घाटन तो मेरे ही हाथों से होगा मम्मी जी, बोल देती हूँ मैं।
हाँ हाँ, तुम ही कर लेना बहू। अगले दिन सुबह पहले ही तृप्ति हीटर लगाकर पानी गर्म करती है और नहा लेती है। इस तरह हीटर का उद्घाटन होता है। एक एक करके रिश्तेदार आने लगते हैं और बिंदिया का घर लोगों से भर जाता है। बिंदिया रिश्तेदारों से कहती है, सब ट्रेन से आए हो, एक एक करके नहा लो। बुआ जी, इतनी ठंड में कैसे नहाऊंगी? मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। कैसे नहाऊंगी क्या दीदी, अब इस घर में भी हीटर है। आप लोगों के लिए पापा जी कल ही हीटर ले आए थे। वाह बुआ, अब तो मैं हमेशा आऊंगी झाड़े में। एक एक करके सभी रिश्तेदार नहाते हैं और हर थोड़ी देर में हीटर से पानी गर्म करते रहते हैं। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है और आनंद की शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन सब सुबह से पानी पर पानी गर्म करते जाते हैं। तब पड़ोसन कहती है, अरे बिंदिया, बारात कब निकलेगी? हीटर आ गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग नहाते ही रह जाओ। दोपहर हो गई है, बारात निकलवाने की तैयारी करो भाई। अरे अब पानी वाले हीटर को छोड़ भी दो, जान लेकर रहोगे क्या इसकी? माँ, मैं तो कब से रेडी हूँ। सब तैयार होकर आ जाते हैं और बारात अंकिता के घर जाने के लिए निकल जाती है। अंकिता और आनंद की शादी हो जाती है और अंकिता आनंद के घर आ जाती है। अंकिता को बहुत ज्यादा ठंड लगती है और वो हर चीज में गर्म पानी का ही इस्तेमाल करती है। हाथ कौन गर्म पानी से धोता है? हर बार हाथ धोने के लिए पानी गर्म करने लगे तब तो हो गया। मुझे बहुत ठंड लगती है जी। मुझे तो गर्मी में भी ठंड लगती है, मैं क्या करूं? मैं तो इतने ठंडे पानी में हाथ भी नहीं डाल सकती। अरे बाबा, तुम तो सीरियस हो गई। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। अंकिता बिंदिया के घर में रम जाती है और इसी तरह एक महीना बीत जाता है। एक महीने के बाद बिजली का बिल आता है और बिल देखकर संजय का कलेजा हिल जाता है। बाप रे, इतना बिल! अब ये पैसा कौन देगा? मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। अभी तो मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है पापा। शादी में पहले ही बहुत खर्च हो गया है। संजय जैसे ही मनीष की ओर देखता है, पापा, मुझे तो इस महीने पगार ही नहीं मिलेगी। आनंद की शादी के लिए मैंने छुट्टी जो ले ली थी। ठीक है, कोई मत दो पैसे, लेकिन अब ये हीटर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सब अपना अपना समझो। संजय गुस्से में चला जाता है और बिजली का बिल भर देता है। अब बिंदिया के घर में हीटर इस्तेमाल होना बंद हो जाता है। ठंड के कारण सबकी हालत खराब होने लगती है। अंकिता आनंद से कहती है, अब मैं क्या करूं? मैं तो मर ही जाऊंगी ऐसे। जाने मन इतना क्यों सोच रही हो? गैस तो है ना। तुम रात को चुपचाप से पानी गर्म करके कमरे में रख लेना और उसी से बार बार हाथ धोना। और मेरा क्या है, मैं तो हफ्ते में एक ही दिन नहाता हूँ। उधर तृप्ति सोचती है, मैं तो सुबह पहले ही ऑफिस चली जाती हूँ। चुपचाप गैस पर पानी गर्म कर लूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या बात है, तुम तो आराम से बैठी हो। टेंशन नहीं हो रही तुम्हें? कल से इतने ठंड में कैसे नहाओगी? कैसे क्या नहाऊंगी? मेरे पास दिमाग है, तुम चिंता मत करो। मैं अपने साथ तुम्हारा भी इंतजाम कर दूंगी। अगली सुबह तृप्ति सबके उठने से पहले उठ जाती है और गर्म पानी करके खुद नहा लेती है और मनीष के लिए पानी गर्म कर अपने कमरे में रख देती है। नहा धोकर तृप्ति ऑफिस चली जाती है। बस मेरे और अपने ससुर जी के लिए गैस पर पानी गर्म कर देना, बाकी का सब अपना अपना समझ लो। ठीक है मम्मी जी। ये कोई बात थोड़ी ना है माँ, बाकी सब कैसे नहाएंगे? ये बात तब समझ में नहीं आ रही थी जब बिजली बिल के लिए हाथ से पैसे नहीं छूट रहे थे। बिंदिया और संजय गैस पर पानी गर्म करके नहा लेते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और सब एक दूसरे से छुपा छुपा कर गैस पर पानी गर्म करके अपना अपना काम करने लगते हैं। एक रविवार को तृप्ति जब गैस पर नहाने का पानी कर रही थी, तब अंकिता उसे देख लेती है। अच्छा, तो आप रोज गैस पर पानी गर्म करती हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं रोज ठंडे पानी से नहाती हूँ। एक दिन गैस पर पानी क्या गर्म कर लिया, सबको झाल आने लगी। तुम खुद गैस पर पानी गर्म करती हो, इसलिए तुम्हें यही लग रहा होगा। भाभी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। दोनों में बहस हो जाती है। फिर दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं
और अपने पतियों को एक दूसरे की चुगली करने लगती है। दूसरे दिन रात को जब अंकिता पीने के लिए पानी गर्म कर रही थी, तब तृप्ति उसे देख लेती है। अपने तो पीने के लिए तुम्हें गर्म पानी चाहिए और दूसरे के नहाने के पानी से भी दिक्कत होती है तुम्हें। मैं तो एक गिलास ही पानी गर्म कर रही हूँ। आप तो भर भर के बाल्टी पानी गर्म करती हो, मुझे सब पता है। अंकिता मुंह घुमाकर चली जाती है। इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं और एक रोज संजय बिंद्या से कहता है, मेरे गले में बहुत खसखस हो रहा है। मैं अभी आपको गर्म पानी में नमक डालकर देती हूँ, सब सही हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, रहने दो, बेकार में गैस खर्च होगा। ऐसे ही गैस के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे एक ग्लास में कुछ नहीं होगा, मैं करके लाती हूँ ना। बिंदिया रसोई में गैस पर पानी गर्म करने के लिए चढ़ाती है और गैस खत्म हो जाती है। गैस के खत्म होते ही घर में बवाल हो जाता है। अभी तो 10 दिन पहले ही नया सिलेंडर लगाया था, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता है? मुझे तो कोई कुछ कहना भी मत, मैं तो नहाता ही नहीं हूँ। तुम तो हमेशा कभी कुछ इस्तेमाल ही नहीं करते हो। अपने पति को इतना सुनता देख अंकिता कहती है, आनंद नहीं, भाभी गर्म पानी से नहाती हैं, वो भी बाल्टी भर भर। गैस खत्म होगी ही। खुद तो जैसे तुम दूध की धुली हो ना, पानी तक गर्म पीती हो तो नहाती क्या नहीं होगी। मैंने ये भी देखा है, तुम छुपाकर गैस पर पानी गर्म करके अपने कमरे में ले जाती हो, और तो और देवर जी के लिए भी पानी छुपा कर रख देती हो ना। तो आप कौन सा भैया के लिए पानी नहीं छुपाती? हाँ, अंकिता और तृप्ति दोनों लड़ने लगती हैं और मनीष और आनंद अपनी अपनी पत्नियों की साइड लेने लगते हैं। तब गुस्से में बिंदिया कहती है, आज के बाद किसी के भी लिए पानी गर्म नहीं होगा, बात खत्म। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब बिंदिया की पड़ोसन वहां आकर कहती है, अरे बिंदिया, आनंद की शादी में क्या क्या गिफ्ट आए तूने दिखाए भी नहीं। क्या दिखाती, मैंने अभी तक खोला ही नहीं, चलो अभी खोलती हूँ। बिंदिया सारे गिफ्ट खोलती है और उसमें से एक गिफ्ट में गीजर निकलता है। गीजर देखकर पड़ोसन कहती है, अरे वाह, ये तो कम बिजली खाने वाला गीजर है। पूरे महीने भी चले ना तो सिर्फ 500 रुपए का बिजली का बिल आएगा। ये तो तुम मुझे दे ही दे। पड़ोसन की बात सुनकर दोनों तृप्ति और अंकिता भागती हुई अपने कमरे से आ जाती है और गीजर पकड़ लेती है। ये गीजर हमें चाहिए। ये हमारा है। पड़ोसन चली जाती है और अंकिता और तृप्ति दोनों महीने के 250 देकर गीजर का लुफ्त उठाने लगती है।